दोस्तों नमस्कार। हम आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्री टेस्ट से संबंधित जानकारी, जो कि आज का हमारा जो विषय है सोशल साइंस से संबंधित। हम आपको वैकल्पिक प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी ने शामिल हुए होंगे, आप 10वीं के प्री टेस्ट के एग्ज़ाम सभी स्कूलों में हुए हैं। 10वीं के बच्चों ने इस अपीयर हुए अपने अपने स्कूलों में, तो आप सभी ने अच्छे मार्क्स लाए भी होंगे। और हम थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो उस पर आप ध्यान न दे करके आप यहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो जैसा कि सोशल साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं कि सोशल साइंस से संबंधित हम सामग्री आज लेकर के आए हैं आपके सामने। ये रहा सोशल साइंस सब्जेक्ट, जो 3 घंटे का आपको मार्क्स मिला होगा। बहुत सारे इसमें जैसे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, सही प्रश्न अनिवार्य है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ यथासंभव उत्तर दे, तो विद्यार्थियों को हम ये कहना चाहेंगे, विद्यार्थी जब क्या करते हैं कि परीक्षाओं में जाते हैं, नकल करते हैं, किसी के दूसरे के नोट्स को उतार के लिखते हैं, तो होता क्या है कि सारे के सवाल और जवाब सेम टू सेम मिलते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जो है कुछ विशिष्टता रखें अपने उत्तर में, तब जाकर के आपको अधिक अंक मिलेगा। क्योंकि जो भी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होते हैं वो विशिष्टता को देखते हैं। विशिष्टता जहाँ देखती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठने की संभावना होती है। साथ ही साथ आप अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखें, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना, अच्छे मार्क्स लाना। तो इस संबंध में आपको थोड़ा सा गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। जब तक आप गंभीरता नहीं बरतेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है और आप इसका ध्यान रखेंगे। हम ऐसा आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस प्रकार से अधिक नंबर लाने के लिए ये सारे प्रयास आपको करने चाहिए। जैसा कि इसमें बताया गया है कि प्रश्न संख्या 31 से 38 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। विद्यार्थी आमतौर पे ये गलती करते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हैं और सवाल लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पे 6 क्वेश्चन बनाना था वहाँ 8 क्वेश्चन बना के आ जाते हैं, तो समय उनका व्यर्थ होता है। इसलिए इंस्ट्रक्शन को आप बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम आपके लिए बिल्कुल नया है। और ये झारखंड सरकार का जो है सब पहल था कि अधिक से अधिक अच्छे मार्क्स आए। इसके लिए ये प्री टेस्ट आयोजित किया गया। प्री टेस्ट इस बार पहला ऐसा समय था, जो कि पहला झारखंड में ऐसा पहला समय था जो कि विद्यार्थियों के लिए रियल फीलिंग देने के लिए, और एक्चुअल जो एग्ज़ाम आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम जो आपका फरवरी से शुरू होने वाला है उसका रियल फीलिंग देने के लिए, रियल अनुभव देने के लिए आपको इस प्रकार का प्री टेस्ट का आयोजन किया गया, ताकि आपको लगे कि मैट्रिक की परीक्षाओं में बैठे हुए हैं और उसकी गंभीरता का आपको एहसास हो सके। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता है कि किस प्रकार का पैटर्न होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सारे सवाल आपको इसमें मिले होंगे। जैसा कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो पहले सवाल से हम ये शुरुआत करेंगे। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक हो, या अन्य कुछ कथन किसका है? तो ये इसका कथन किसका है? तो आप सभी पढ़े होंगे, मैथ्सेनी का है ये। जैसा कि मैथ्सेनी इसमें दिख पा रहा है आपको, मैथ्सेनी, वॉल्टेयर, रूसो और दिदरो, ये 4 ऑप्शन आपको इस सवाल में आपको मिले होंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैथ्सेनी को ये टिक किया होगा। अब दूसरे सवाल की ओर आते हैं। महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो इसका सही सवाल, इसका जवाब जो होगा 6 अप्रैल 1930 में जो है सो ये किस तरह का कानून का उल्लंघन किया था। अब नेक्स्ट जवाब है 1932 से पूना समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट सवाल जो है रीडर पेस्ट क्या है? जैसा कि आप सब इस शब्द से परिचित होंगे कि रीडर पेस्ट एक्चुअली में है क्या। तो ये रीडर पेस्ट संबंधित था पशु रोग से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, पशु रोग से संबंधित ये बीमारी होती है और जिसे रीडर पेस्ट से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट G77 से आप क्या समझते हैं? G77 को अगर आप कहें तो कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप 77 का तात्पर्य यह है कि जिस विकासशील जो देश है इसमें 77 ऐसे देश हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं और वे एक दूसरे देशों को सपोर्ट करते हैं। उस देशों के लिए विकास कैसे बने, व्यापार उन लोगों के बीच अच्छा से हो, अच्छा से व्यापारिक संबंध हो, इस काम के लिए ग्रुप 77 नाम का यह समूह बनाया जाता है। जैसा कि इसमें
ऑप्शन नंबर डी आपको दिख पा रहा है, विकासशील देशों का समूह। अब नेक्स्ट सवाल है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो इसका ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनेगी? इस प्रकार से ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में इस प्रकार से बताया गया था। अब नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं कि बंबई में पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। जैसा कि ऑप्शन ए में आपको दिख पा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ था? सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन इसमें 4 दिया गया। कभी कभी विद्यार्थियों को ये देखने में मिलेगा कि आपको सेम तरह के सवाल आपको मालूम है, ऑप्शन आपको मालूम है, लेकिन सेम कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 58, 54, 55, 56, 57 इस प्रकार के सवाल होते हैं, तो विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं, अक्सर जानते हुए भी और गलत टिक करके आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से गंभीरता बरतने की आवश्यकता और थोड़ा सा समय लीजिए। आप जवाब जब देते हैं, जब लिखते हैं तो बिल्कुल समय देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्या है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है, कब लागू किया गया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इसका सही जवाब है 1878 ईस्वी में इस प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। अब नेक्स्ट सवाल है कि और हम बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो बच्चे अक्सर, क्योंकि हमने भी बहुत से कॉफ़ी जांचे हैं, तो पता चलता है कि विद्यार्थी अक्सर गलती क्या करते हैं। विद्यार्थी को मालूम होता है जवाब, सारे सवालों को मालूम होते हैं, जवाब उनको मालूम होते हैं, लेकिन होता क्या है कि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि वे लोग जो है फंस जाते हैं और गलत टिक करके आ जाते हैं। तो इसका क्या बोला? नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय मतलब कि जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नवीकरणीय नहीं बोल रहा है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है बोल रहा है। नहीं है मतलब कौन सा है? जिसका हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल किया खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला। कोयला को एक बार आप जला दीजिएगा तो दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, ऊर्जा के रूप में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट सवाल है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है 200 किलोमीटर के बाद। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है 200 किलोमीटर तक आप जाते हैं तो उसके बाद उसका कोई भी अधिकार उस क्षेत्र में नहीं हो पाता है। अब सवाल पूछ रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं कि आखिर एक्चुअल में क्या होगा। 43% स्थलीय भाग है, जैसा कि आपको मालूम होगा। 43% जो है ये क्या है? तो स्थलीय भाग होता है, ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल का। जबकि 27%, ये सवाल का सही जवाब होगा 27%। जैसे पठारी भाग जो है तो 27% के आसपास होता है, और 24 से 25% के आसपास क्या है? तो वन का भाग है। अब नेक्स्ट सवाल है, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल होती है? तो गुलाबी बत्तख वाली जाति कौन सा शामिल होती है? ये इसका सही जवाब होगा संकष्ट जाति। ये बहुत ही विलुप्त प्राय प्रजाति है, और ये क्या होता है कि संकट में है, यानी कि इसके अनुकूल माहौल नहीं मिल पा रहा है और इनके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं, जिसके कारण से ये प्रजातियाँ अगर इन पर ध्यान नहीं दी गई तो निश्चित रूप से ये प्रजातियाँ आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगी और आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? तो बांध आधुनिक भारत के मंदिर है, किसने इसको कहा है? तो आपको मालूम होगा पंडित नेहरू ने किया था। जब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि इसका जवाब आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो आपका सही जवाब होगा बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो किस क्षेत्र को उपलब्ध कराती है? आप सभी से मालूम होगा, जैसे कि देखिए ऑप्शन इसमें दिया गया, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी हरियाणा। कुछ इस प्रकार के सिमिलर आपको ऑप्शन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, ताकि कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना। आपको मालूम है कि किस प्रकार के इसका जवाब क्या होगा, तो जिसका जवाब निश्चित रूप से क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पूर्वी राजस्थान। अब नेक्स्ट सवाल है 15, क्वेश्चन नंबर 15 का सही सवाल क्या है? गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य का क्या है? जैसा कि आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है, और साथ ही साथ उत्पादन भी कहाँ पे होता है?
तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ज़्यादा चीनी मिलें होंगी, जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी वहीं पे होगा, क्योंकि जहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है वहाँ से चीनी मिल जितना नज़दीक होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में ही गन्ना उत्पादन करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है? तो बॉक्साइट जैसा कि कहा जाता है कि बहुत ही मिनरल्स वाला जगह में पाया जाता है, तो मिनरल्स वाला जगह कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है, यानी देश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे उड़ीसा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक का मतलब कि ये, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी भाषा जो है ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। ब्रुसेल्स राजधानी है। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? जैसे कि संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। इसके माध्यम से ये किया गया कि पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया गया, ताकि जो गांव के लोग हैं, पंचायत के स्तर के लोग हैं, उनको शक्ति प्रदान की गई, ताकि वे अपना क्या कर सके कि गाँव का विकास कर सके, पंचायत का विकास करें, स्थानीय निकायों का विकास हो। क्योंकि क्या होता है कि जब ऊपरी व्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था होती है, राष्ट्रीय व्यवस्था होती है, तो नीचे तक ग्रास रूट तक विकास नहीं हो पाता है। और गांव तक की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, गांव को विकास करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया गया। और ये लागू कब किया गया, कौन से ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा 1992 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा। हम इसको घेर देते हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूजन में ना हो। आप अपने सवाल से भी अपने जवाब को मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सवाल आपका आ रहा है 19 नंबर, रंगभेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नेतृत्व कौन किया था? तो नेल्सन मंडेला इसका सही जवाब होगा। नेल्सन मंडेला ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। रंगभेद की नीति, जैसा कि पहले गोरे और कालों के बीच रंगभेद किया जाता था और लोगों के बीच में छुआछूत की भावना होती थी, उनको अधिकार नहीं प्रदान किए जाते थे। अलग अलग रेलवे डब्बों, फर्स्ट एसी क्लास में रेलवे में आप सफ़र नहीं कर सकते थे। कहीं गोरे लोग जहाँ पे जाते थे वहाँ पे आप काले लोग जा नहीं सकते थे। इस प्रकार से रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता, देखिए इससे संबंधित सवाल है ये। रंगभेद की नीति वही अस्पृश्यता से संबंधित है, यानी किसी रंग जाति के आधार पे जो है अस्पृश्यता किया जाता है, छुआछूत की भावना किया जाता है। तो इसको अनुच्छेद 17 के माध्यम से इसको जो है सो क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे हैं? तो इस शब्द को किसने कहे हैं? तो ये महात्मा गांधी ने इस शब्द को कहा है। आपका सही जवाब होगा इस सवाल का महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा क्या है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, दोनों में अनुशासन संबंध है, दोनों में इंटर रिलेशन संबंध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण? दबाव समूह मतलब क्या होता है? दबाव समूह यानी कि जिसके माध्यम से हम किसी व्यवस्था में चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसमें से? नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, सूचना के अधिकार का सिद्धांत। यानी कि ये तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जो जिसके माध्यम से आप सरकार पे दबाव बना सकते हैं और व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर तीनों का सवाल का जवाब अगर ये है तो इसका जवाब क्या होगा? इनमें से सही, यानी कि ये इनमें से सही ये जवाब है। इनमें से सही को भी आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप किसी एक को करेंगे तो बाकी तो फिर आप उसके नाइंसाफ़ी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों ऑप्शन इसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? बहुत ही इजी सवाल है। बहुत सारे बच्चों ने हमने काफ़ी जांच किया था, जिसके माध्यम से पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार की गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि राष्ट्रपति करता है तो उच्चतम न्यायालय करता है। तो क्या चुनाव कराने का जिम्मा किसको है? राष्ट्रपति को है? उच्च न्यायालय को? बिल्कुल नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा चुनाव आयोग, क्योंकि भारत में वर्ष भर चुनाव आयोग होता रहता है और इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से हर एक राज्यों में कभी ना कभी चुनाव, साल भर में चुनाव होते रहते हैं, जिसका जिम्मा चुनाव आयोग को दिया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है? तो मानव
विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या प्रदर्शित करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जैसा कि इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कई सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, उनका रहन सहन कैसा है, तो ये सारी चीज़ों को मिला के करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जैसा कि हमने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया उस हिसाब से लोगों का संपूर्ण विकास, अगर किसी का संपूर्ण विकास नहीं होता है कि वो शिक्षा के स्तर पे ही विकास होगा या फिर स्वास्थ्य के आधार पर ही विकास होगा, तो ये सही इसका जवाब नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों ने उत्तम शिक्षा प्रणाली लिख दिया, जैसे कि आया उत्तम शिक्षा प्रणाली कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन को आप चुनते हैं। तो इसका सही जवाब यही होगा, लोगों का संपूर्ण विकास। जब तक लोगों का संपूर्ण विकास नहीं होगा, मानव विकास सूचकांक में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि मानव विकास सूचकांक जिस देश का ही बेहतर होता है, उस देश की जनसंख्या उतना ही कुशल होती है, कार्यकुशल होती है और उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है। और जब उत्पादकता बढ़ती है तो उस देश में GDP में अहम स्थान रखता है और वो उनकी आय में वृद्धि करता है। अब नेक्स्ट सवाल है, किसी विशेष वर्ग में उत्पादित के मूल्य के कुल योग को GDP कहते हैं। तो GDP किसे कहते हैं? कुल योग को GDP कहते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी अंतिम वस्तुओं के। बहुत सारे बच्चे क्या कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी को डाल दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी को डाल दिए। तो भाई समझिए आपकी सवाल क्या कह रहा है। सवाल लगेगा आपको सब सिमिलर है, सब सही लग रहा है, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल क्या है, कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? जैसे कि आपको बताया गया था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्र के बारे में आपको विस्तार से आपको बताया गया है इकोनॉमिक्स की कक्षाओं में। जैसे कि प्राथमिक क्या होता है, प्रकृति से संबंधित जो खनन हो गया, कृषि हो गया, इस तरह के जो उद्योग होते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेक्टर कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्राथमिक सेक्टर होगा। नेक्स्ट क्या है, द्वितीयक। द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीय यानी कि हम स्थानीय औजारों के माध्यम से प्राकृतिक प्राथमिक सेक्टर से जो चीज़ हमें प्राप्त होते हैं उसको स्थानीय औजारों के माध्यम से क्या करते हैं, कुछ कुशलता वृद्धि कर देते हैं, कुछ दूसरे चीज़ों के नए चीज़ों का निर्माण कर देते हैं, तो वो द्वितीयक सेक्टर में आ जाता है। और नेक्स्ट क्या है, तृतीयक। तृतीयक सेक्टर में ऐसे चीज़ होते हैं जो सेवा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र हो गए, कुछ सेवा क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, परिवहन हो गया। तो ये सारी चीज़ किस में आएंगे, तृतीयक सेक्टर, जिसमें सेवा प्रदान किया जाता है, यानी आपको उसके बदले कुछ दिया नहीं जाता है, कुछ सेवा प्रदान किया जाता है। मान के चलिए दिल्ली से मुंबई आपको जाना है, एरोप्लेन से आप चले गए, कुछ आपको उसके बदले मिला नहीं है, आपको क्या किया, सेवा प्रदान किया गया, आपको एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचा दिया गया, यानी कि आपको ये तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण हो। तो आपको समझना पड़ेगा इस सवाल क्या कर रहा है, जवाब हमको देना क्या है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था विशालता को प्रदर्शित करती है? तो बहुत सारे बच्चे ने क्या कह रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन लिख दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक है, ये तीनों विश्व से संबंधित है। हम यहाँ किसी देश की बात कर रहे हैं। जब हम देश की बात कर रहे हैं तो क्या ये तीनों ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल गलत इसका जवाब है। इसका सही जवाब होगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है कौन सा, तो सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि उस देश में जो भी वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका कुल मूल्य जो होता है वो GDP कहलाता है, यानी कि जितना उसका वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा वो सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्योंकि बहुत लोग क्या मारते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक नाम सुना हुआ रहता है, बच्चे मार के चले जाते हैं। तो भाई नाम सुना हुआ से मतलब नहीं है, आपको ये तर्क लगाना पड़ेगा कि केंद्रीय बैंक का नाम पूछ रहा है, कोई भी बैंक का नाम लिख देंगे तो क्या ये सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही तार्किक रूप से आपको आंसर देने की कोशिश करना है। अब भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? अब बताइए, आम बैंक तो है नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक है, जैसे कि जवाब ही आ दिया। अगर बच्चे अगर चाहते तो 28 नंबर ऑप्शन का सही जवाब कर सकते थे इस सवाल को देख करके। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको इसमें अगर इसका सही जवाब को नहीं मालूम है तो तर्क लगा सकते हैं कि आम बैंक जो होते हैं, निजी बैंक होते हैं, चाहे व्यवसायी बैंक होते हैं, वो आमतौर पर ऋण प्रदान करते हैं
ठीक है, ऋण प्रदान करते हैं। फिर इस विश्व बैंक से लेन देन, क्या ऐसा कोई बैंक हो सकता है जो विश्व से बैंक से लेन देन करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। इनका मुख्य कार्य होता है साख नियंत्रण करना, यानी कि साख नियंत्रण करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करती है। तो इसका सही जवाब होगा साख नियंत्रण। और नेक्स्ट सवाल जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल को जो आपको रट लेना है, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 1995 को इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अब आपको जल्दी से आपको बता देते हैं इसके बाद तो ये थे हमारे जो 30 मल्टीपल्स चॉइस के जो क्वेश्चन थे, वो इनका सही जवाब को हमने बताने की कोशिश की आपको। और उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे, आपको सही जवाब आपको मिल चुके होंगे और अपने जवाब को मिला सकते हैं। हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो मैट्रिक की परीक्षाओं में रिपीट किए जाएँ। तो कोई भी क्वेश्चन को आसान नहीं समझना है, उसको नोट कर लेना है और आने वाले परीक्षाओं के समय आप उसको एक बार जरूर से पलट के जाएं। जब भी आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम हो तो अपने नोट्स को पलट के जाएं, ताकि कुछ भी एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। और इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि अधिक से अधिक मार्क्स आपको पाना है, अपने स्कूल में और अपने ब्लॉक में और अपने जिले में टॉप करने की कोशिश करना है। क्योंकि जो बेहतर आप नंबर लाएंगे, यही बेहतर नंबर आपको आने वाले समय में आपका करियर का मार्ग प्रशस्त करेंगे और आप उतने ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको साइंस सब्जेक्ट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो कम नंबर वाले छात्र पाने वाले नंबर छात्रों का एडमिशन नहीं लेते हैं, कट ऑफ बहुत हाई रहता है। तो इस दृष्टिकोण से भी, करियर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप इसको खेल खेल में ना लें। और आपसे गुजारिश होगा कि अभी से आप लगभग 6 से 8 घंटे जरूर बैठ के पढ़ने की आदत डालें। क्योंकि एक महीने का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप सबके लिए। अगर आप एक महीना काफ़ी गंभीरता के साथ अपने विषयों के पढ़ने के लिए अगर आप लगा देते हैं तो निश्चित रूप से मैट्रिक का परीक्षा आपके लिए बहुत ही हार्ड नहीं होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सरल होगा और आप इसे हंसते हंसते अच्छे नंबर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आने वाले वीडियो में हम आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित होंगे और आने वाले सीरीज में हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप सबके बीच उपलब्ध कराएंगे। और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे, कब परीक्षाएँ होनी है, परीक्षाओं के समय किस तरह तैयारी करके जानी है, कब एडमिट कार्ड आएगा, यानी कि जो भी अपडेट्स होंगे, कोई भी आपको लगेगा कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपको जानने लायक कोई बातें हैं, तो हम समय समय पर हम आपको इस कुछ अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे इस YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलता रहे। और हम आपसे चाहेंगे कि हमारे जो YouTube चैनल को आपने देखा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस YouTube चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले फ्यूचर अपडेट्स आपको समय पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।